हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो देखने वाले हैं, दैट मीन्स जो कवर करने वाले हैं वो हमारा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि अभी हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ डीपीएसपी तक करेंगे, उसके बाद चैप्टर के साथ करेंगे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये कुछ हैं छोटे मोटे आर्टिकल्स जो कि आपको कवर करा देने चाहिए, देन उसके बाद ही हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको ना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि मेरे साथ साथ एक मेहरबानी करके नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि आप जब भी रिवाइज करने बैठे तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद हो, आसानी हो। क्योंकि देखो, बार बार आप वीडियो देखने नहीं आ सकते हो, यानी कि कुछ भी करो, वीडियो सर्च मारो, हम देख लेंगे, हमसे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमारा भी दिमाग है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि इन मौके में स्किप कर जाए, तो तब हमें जब एग्जाम टाइम आता है ना, तब हमें लगता है कि भाई इतने सारे तो वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, क्या करें क्या करें। हम तो मैराथन दौड़ते हो, उससे भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है। 2-4 चीज़ें याद रही, उसके बाद सब भूल जाना है। तो इसलिए आपका लिखा हुआ होगा तो आपको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप लिखते जाया करें, ठीक है? और हाँ, आज के लिए आपका ना कुछ होमवर्क है और उसे ज़रूर बताना। आप लोग ना होमवर्क जो देती हूँ मैं, उसे बताते नहीं हो। पता नहीं, इतना बड़ा पहाड़ जैसा तो हो तो नहीं है जो कि तोड़ना होता है। तो छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि हम बताए हुए होते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट उनको तो बता दिया करिए आप लोग। चलिए, आपको आज बताना क्या-क्या है खैर। जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अनुच्छेद 50, उसको मैंने ट्रिक से समझाया था कि आर्टिकल जो हमारा 50 है, आर्टिकल 50 में क्या बात की गई है। आर्टिकल 48 का ए, जो मैंने बताया था कि स्ट्रिक मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही वही मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल 48 का ए, 48 नहीं पूछ रही, 48 का ए जो है, तो इसमें क्या बात कही गई है। 39 का ए, इसमें क्या बात कही गई है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपका आर्टिकल नंबर यहाँ पे कि 32 है, उसमें क्या कहा गया है। एंड एक क्वेश्चन और है आपका, और ये सारे के सारे आपको बताना ही है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ के निकल जाएंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया है। 51, जो हमारा आर्टिकल 51 है, इसमें क्या बातें हैं, बस इतना बताना है। पूरा एकदम हिस्ट्री नहीं छापना, सीधे सीधे मैंने 2-2 लाइन में लिखवाया, बस उतना ही बताना आपको। 39 का ए, 50, 48 का ए और 51, ये आर्टिकल आपको अभी कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताना है, ठीक है। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड आई होप कि बात आप लोग मानेंगे हमारी, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं दुनिया वालों को नहीं, इसलिए आपको, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स दिया करें। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, राष्ट्रपति। पहले देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल जो हैं। तो इनमें आप हेडिंग क्या डालेंगे, चाहे आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लिखिए। यहाँ पे हम हिंदी में ही बताएंगे आपको। आपको क्या लिखना है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति में आपको इसमें क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट जो है, इनमें अब ऐसे करके या नंबरिंग करके या तो पॉइंट वाइज करके, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, जैसे भी आपका मन करे तो लिखते जाना है। पहला क्या होगा, आर्टिकल 52। ये जो हमारा है आर्टिकल 52, ये क्या बात करता है, पद की बात करता है, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे हमारे देश में, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल बात करता है, 52। अभी जब हम पढ़ेंगे चैप्टर अपना, तो वहाँ पे कई जगह आएगा कि जितने भी संवैधानिक पद है, हमने अनुसूचियाँ 2 पढ़ी, अनुसूचियाँ 3 पढ़ी, उनमें क्या बताया गया था कि जो भी संवैधानिक पद हैं, तो उनके वेतन भत्ते शपथ की बात की जाती है। तो संवैधानिक पद का मतलब क्या है कि जिनका हमारे पर्टिकुलर, जिनके लिए आर्टिकल दिया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपके संवैधानिक पद होते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सीएम हो, ये सारे के सारे संवैधानिक पद होंगे आपके, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कभी होता है ना कि हमें वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी होती है। तो अब हम ऐसा लिखे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी हो रहे हैं, ये संवैधानिक पद हैं। तो इससे बेटर है कि हम क्या लिख दें, सिर्फ कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, तो उनके शपथ प्रतिज्ञान की बात की जा रही है। 100 बात की एक बात हो गई। अब आप लिख रहे हो सारे का नाम कि कहे गए, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम, जितने भी है, सबका नाम लिखते जा रहे हो। तो वहाँ पे जहाँ पे हमें दो, कि 10 वर्ड में हो जाना था, वहाँ हम 50 वर्ड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं ना, थोड़ा उनका भी चयन करते हमें अच्छे से आना चाहिए। और चयन करते तभी आएगा जब उसकी मीनिंग पता होगी।
तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी संवैधानिक पद बोला जाए तो जिनका पर्टिकुलर संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं, मेंशन है, वही संवैधानिक पद होते हैं। तो राष्ट्रपति भी एक क्या है, संवैधानिक पद है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसके पद की बात किस में की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। ये रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पेपर उठा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देन आता है आर्टिकल 53, 52 के बाद 53 आएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या बात की गई है, शक्ति एवं कार्य की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है इसकी बात की गई है। और ये यहाँ पे जो लोचा हो रहा ना, तो इसमें जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं, इनके पास ना जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द नेशंस की यूनियन की बात की गई है, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, तो भैया इसमें याद रखिएगा कि इनके पास ना ये नाम मात्र की होती है। कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है, वो होता है देश का प्रधानमंत्री। फिर वो मोदी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अटल जी हो, कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री जो होगा, कार्यपालिका का या एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, आपका हेड होता है वास्तविक, ठीक है। नाम मात्र के कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अब वो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारा घर है, पूरी पॉलिटिक घर से मैंने एनसीईआरटी में ही खत्म किया, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही होने वाला है। जो घर है हमारा, घर मतलब पूरा देश है हमारा, ठीक है। इस देश के अंदर क्या है कि हमारे बब्बा जी हैं, पापा जी हैं। तो अब बब्बा जी तो बूढ़े हो चुके हैं, तो घर में हमारे उन्हीं के नाम से सब कुछ चलेगा। हमारे पापा भी हैं, अभी जब तक वो बब्बा जी जिंदा हैं, मरने के बाद भी पापा का नाम उनके नाम से ही चलेगा कि हाँ ये उनके बेटे हैं, ठीक है। तो नाम से उनके चलेगा, लेकिन अब वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ चुकी है, पापा जी के हाथ में आ चुकी है। और जो भी काम होगा ना, वो सारे के सारे अब पापा जी को करने हैं। बब्बा जी तो सिर्फ बस ऐसे ही बैठे हैं। और हाँ, ये है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं बिना बब्बा जी से पूछे नहीं करेंगे। और या तो ऐसे भी हो सकता है ना, आज के परिवेश में ऐसे ही होता है, जस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या हमारे इंडिया में जो रूल चल रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से, मतलब कि जो हमारे पापा जी हैं, तो बब्बा जी से क्या करेंगे, पूछने जाएंगे। मतलब कोई काम उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है, पूरा सब कुछ कर लिया है, अब एक बार इनसे बस इनको दिखाने जाएंगे। इनकी मर्जी हो तो भी हाँ करेंगे, इनकी मर्जी ना हो तो हो सकता है कि ऐसे ही मतलब इशारे में कह सकते हैं कि बेटा आप जो कर रहे हो थोड़ा सोच समझ लो, इसमें कहीं कुछ सुधार करने लायक है। तो यहाँ पे यदि पापा जी को लगा कि मतलब इनकी बात में कुछ दम है तो ठीक है हम कर लेते हैं, अदरवाइज ये एज इट इज ऐसे ही जो काम अपना प्लान बनाए थे बब्बा जी से इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खत्म कर ली, पूछ लिए है, अब उसके बाद वो वैसा ही करेंगे जैसे इनका मन कहेगा। जस्ट लाइक ए राष्ट्र, हमारे देश का राष्ट्रपति, बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। आप जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति ना, वहाँ पे यही है कि प्रधानमंत्री है, सारे काम कर रहे हैं, वास्तविक हेड यही है, सो जो भी, लेकिन कर किसके रहे, राष्ट्रपति के नाम से ही कर रहे हैं। ये भी है कि जो विदेश में जाते हैं तो राष्ट्रपति क्यों नहीं जाते, प्रधानमंत्री जाते हैं, हाँ वो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से ही साइन वगैरह सारे कुछ काम होते हैं। और यहाँ पे ये भी होता है कि इन्होंने ये सोच लिया, ये पीएम जी है, ठीक है, इन्होंने ये सोच लिया कि भैया हमको मतलब ये सारे काम करने हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पापा जी ने सारा प्लान बना लिया, बस एक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको दिखाने जा रहे हैं। तो पीएम ने भी बस इनको भेजा कि भाई ऐसा ऐसा है, इसमें से मतलब आप साइन कर दीजिए, इनको उचित लगा तो साइन कर देंगे, नहीं तो ये भी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना बोल देंगे कि भाई मतलब थोड़ा सा सुधार कर लो, इसमें ऐसा है। तो इनका मन किया तो करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा भेज देंगे साइन करो, और दोबारा के बाद तिबारा इनको तीसरी बार ये पावर ही नहीं है कि प्रेसिडेंट लौटा सके कोई भी विधेयक को, उन्हें साइन करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें ये समझ के चलिएगा कि इनके पास जो पावर है कार्यपालिका की, तो कार्यवन शक्ति की तो बात की गई, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे राष्ट्रपति कमजोर हैं, बब्बर जी हैं, वो हमसे ज़्यादा बड़े हैं, हमारे पापा जी से ज़्यादा बड़े हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास पावर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जब उनका अंदर का जोश जागेगा तो दिखाएंगे ही। तो हर जगह पे राष्ट्रपति कमजोर है ऐसे नहीं है, लेकिन कार्यपालिका के ये सिर्फ नाम मात्र के हेड है। तो इनमें आर्टिकल 53 में क्या बात किया गया है, शक्ति एवं कार्य की बात की गई है। अब आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में इनके निर्वाचन की बात की गई है।
तो आर्टिकल 54 में क्या बात की गई है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है इसके बारे में बात की गई है, किस प्रकार से होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो इसमें मैं सिर्फ आर्टिकल पढ़ा रही हूँ, तो सिर्फ जितना जितना बता रही हूँ चुपचाप उतना उतना छापते जाइए, उसके बाद की आगे की कहानी आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखिए कि 54 में आपके है इलेक्शन की बात है प्रेसिडेंट के। देन 55 में आपका मतलब यदि कहें तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की ना रीति होती है कि किस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि एकल संक्रमणीय मत है, तो 55 में ये बताया गया, ठीक है। उतना ज़्यादा वो नहीं। 54 याद रखिएगा कि इनके निर्वाचन की बात की गई है। 61 है, 61 में महाभियोग की, बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रही हूँ, हर आर्टिकल इतना ज़्यादा नहीं है। तो 61 में क्या बात की गई है, महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति महोदय को हटाए जाने की बात की गई है। आप 60 भी नोट ही कर लीजिए, वरना आपके मन में कौतूहल रहेगा कि अरे ऐसा क्या था जो बताया नहीं मैडम ने। तो इसमें इनके शपथ और प्रतिज्ञान की बात आर्टिकल 60 में कही गई है, ठीक है। और 59 में क्या कहा गया, इनके पद के लिए जो कुछ शर्तें होती हैं उसमें बात की गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे जो आर्टिकल हमारा है 72, बीच के आर्टिकल सारे छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 72 है वो क्षमादान की बात करता है। आर्टिकल 85 जो है लोकसभा के विघटन की बात करता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है आर्टिकल 85 के तहत। और इसके बाद आता है आर्टिकल 123 या 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय के पास है, 1, 2, 3 या कि 123 आर्टिकल के तहत और 213 आर्टिकल के तहत आपके राज्यपाल के पास है। अभी राज्यपाल देखते हैं, तो यहाँ पे आप इसको नोट किए। उसके बाद आता है 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। बस कुछ मेजर आर्टिकल आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड नोट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 52, 53 यानी 52 पद, 53 शक्ति एवं कार्य की बात की हमने, 54 निर्वाचन की बात की हमने, 61 महाभियोग की बात की और 672 क्षमादान। आर्टिकल 72 में आपका क्या बात किया गया है, जो हमारा राष्ट्रपति महोदय के लिए है, इनके पास क्या होती है कि क्षमादान की शक्ति होती है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जैसे किसी को सजा वजा होती है तो उसकी सजा तो या तो कम करा सकते हैं। समाधान में भी कई तरीके के होता है कि उसको सजा को या तो कम करा सकते हैं, जैसे फांसी की है तो उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, या तो उसको पूरी तरीके से माफ़ कर सकते हैं कि आप इनको अवेल कर दो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं। 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। 85 के तहत लोकसभा के विघटन करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के पास है। उसके बाद है 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उससे मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है। 143 का मतलब आप में से कुछ लोग ना इसका जो मतलब है कुछ उल्टा ही मत लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आजकल हम जैसे मॉडल बच्चों का, यानी कि हमारे आप जैसे मॉडल बच्चों का कुछ ये कोड नेम चलता है। पहले इंग्लिश में होता था, जो बोला जाता था, मतलब प्यार का इजहार किया जाता था तो उसको बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो ये आई लव यू वाला मैटर है वो अब 143 में भी चलने लगा, तो इसलिए उसको थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर सकते, तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से भैया उनको मोहब्बत है, ले सकते हैं। और जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसी से सलाह मशविरा करता है कि भैया दे दो। और लेकिन ये नहीं है कि आपके सामने वाले ने आपको बिल्कुल सलाह दिया तो आप माने जाओ, ज़रूरी तो नहीं होता ना। उन्होंने दिया और हमें ठीक लगा तो हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी है, बस हमने मांगा। और ऑब्वियस है कि जब प्यार मोहब्बत होता है तो वहाँ पे मतलब बड़ी ज्ञान की बातें होती हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको बस मतलब इसका मतलब याद कराने के लिए मैंने ये बताया है, और कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे आप देख चुके हो। उपराष्ट्रपति लिखिए। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड भी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है उनको भी थोड़ा एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उपराष्ट्रपति, देखो मैं अलग अलग करके बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मेंशन किया गया है, तो ये मतलब वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होंगे, तो मैंने अलग अलग करके बता दिया कि सिर्फ राष्ट्रपति से रिलेटेड कितने कितने आर्टिकल हैं, कौन कौन से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं। एक है 108 जो संयुक्त बैठक की बात करता है, राष्ट्रपति को पास ये पावर होती है 108 के तहत, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 62,
यानी कि आर्टिकल 62 के तहत बात क्या की गई है, सॉरी 63 के तहत बात की गई है कि जो हमारा देश है वहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो ये हमारा बात की गई 63 में। 64 में राज्यसभा का सभापति, ये ऐसे पद है ना कि यहाँ पे यदि ये चाहें भी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब कि हमें राज्यसभा का सभापति नहीं बनना, बस हम वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तो उनके पास ये पावर नहीं है। इसमें क्या बताया गया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये इसका मतलब ही यही होता है कि एकदम से मतलब एक्स ऑफिशियो कि आपको ये करना ही करना है, आप इसीलिए चुने जा रहे हो। राज्यसभा के सभापति का कोई अलग से चुनाव वगैरह नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही है। तो हमेशा जो उपराष्ट्रपति है ना, उसे उपराष्ट्रपति का कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता का मतलब ना वेतन मिलता, ना भत्ता मिलता, ना कुछ भी नहीं मिलता। उससे क्या मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता सारी चीजें मिलती हैं। बस एक है कि हाँ, वो देश का जब कभी राष्ट्रपति पद पे नहीं रहते हैं तो उनके जगह पे ये कार्य कर सकते हैं, और कुछ ऐसी बातों के लिए इन्हें इसका भी नाम दिया गया है या इनका इससे निर्वाचन होता है। लेकिन इसमें यदि ये आनाकानी करें कि हमें सभापति नहीं बनना है, ऐसा नहीं कर सकते, ये बनना ही पड़ेगा इन्हें। अभी एक आया था, मुझे स्टेट का नाम याद नहीं है, हालांकि मैंने कल परसों ही पढ़ा बट स्किप हो गया। तो उसमें क्या था ना कि जो राज्यपाल महोदय थे, आपको पता है यूनिवर्सिटी के, वो मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, जो चेयरमैन कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है, कि उन्हें बनाया ही जाना है। थोड़ा बताइएगा कि क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो यूनिवर्सिटियां होती है तो उनको वहाँ का कुलाधिपति, हाँ कुलपति यही है, ठीक है। तो जो कुलपति है वो बनेंगे ही, स्टेट के जिस स्टेट के राज्यपति होंगे, जहाँ के वहाँ की यूनिवर्सिटी के वो कुलपति होंगे ही, कुलाधिपति या कुलपति जो है वो होंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमको नहीं बनना है। यार ये कौन सी बात हुई, वाइस प्रेसिडेंट का हमें सभापति नहीं बनना है, तो वो तो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आप बनना चाहो या ना बनना चाहो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो यही एक्स ऑफिशियो का मतलब ही यही होता है कि आपको चुना तो इसलिए गया था, करना काम इधर का है, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ही आपको काम करना है। तो ये जो इंग्लिश वर्ड होते हैं ना, कभी कभी आप लोग मेहरबानी करके नोट कर लिया करिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये है क्या चीज़। तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में आर्टिकल 64 के तहत कहा गया है कि आपके पास चॉइस नहीं है कि आप चूज करोगे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और उनके लिए वेतन भत्ता, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्य उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ता किस रूप में मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब आता है यहाँ पे आपका आएगा, बस उपराष्ट्रपति से 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है प्रधानमंत्री। अब थोड़ा सा इनमें भी जो यूनियन मिनिस्टर हैं तो इनके बारे में आप नोट करिए। मैं बता रही हूँ ना कि अलग अलग करके लिखवा रही हूँ, तो यहाँ पे वो सारे आर्टिकल उसी में आएंगे, बट जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, पीएम के लिए इंपॉर्टेंट है वो उतना लिखवा रही हूँ। तो इसमें अब क्या आएगा, 74। आपको क्या लिखना है, पीएम से रिलेटेड आर्टिकल लिखने। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये बात की जा रही है कहाँ पे, 74 में। किसको, एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को। 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद। तो अभी यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था, भैया मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो इसको आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। कभी कभी संयुक्त रूप से वो संसद के प्रति हो सकती है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है वो कहीं ना कहीं जो 74 में दिया गया है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, और तभी मुझे ये याद है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो है, तो इसमें से यदि बात की जाए कि किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की बात की गई है, तो किस में बात की गई है, 74। उसके बाद 75 आता है। 75 में प्रधानमंत्री के पद की बात की गई है कि भारत में यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे आते हैं मंत्रियों के बारे में, जो अन्य उपबंध या तो मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे संसद, पार्लियामेंट आ जाएगी। थोड़ा संसद के बारे में भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। तो संसद में क्या बातें कही गई हैं,
और संसद से पहले यदि आप लोग नोट करना चाहें तो भारत के जो न्यायवादी हैं यानी कि कैग अटॉर्नी जनरल जो है, ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लिख ही लीजिए यहीं पे, संसद बाद में लिखिएगा। तो आप वो ना उसमें अलग से हेडिंग डालिए कि जो हमारे हैं भारत के महान्यायवादी, तो इनमें से आर्टिकल कौन सा है, 76 है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। उसके बाद आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, और 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं, जो आपका 78 कहता है। और यहाँ पे जो 75 है वो भारत के न्यायवादी की बात करता है। अटॉर्नी जनरल की बात कौन करता है, तो वो करता है आपका आर्टिकल 76। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं संसद या पार्लियामेंट, आप लिखिए। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं इनको आपको क्या करना है, संसद, और संसद में इसमें लिखना है कि जो 79 है, 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के गठन की बात की गई थी। सीधे सीधे लिखिए आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79, और उसके आगे आपको डैश करके लिखना है संसद। बस, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। इतना छोटे नहीं हैं आप कि पूरे पूरे वर्ड लिखेंगे तभी समझ में आएगा। इतना भी लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ संसद से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये इसी में आएंगे। यहाँ पे क्या बात की गई है, आर्टिकल 79 संसद की बात करता है, 80 क्या बात करता है, आपका राज्यसभा की बात करता है। जो 80 है वो राज्यसभा की बात करता है। देखो, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। हमें चीज़ें याद करनी है और किसी भी तरीके से याद हो, वो मैटर नहीं करता कि कैसे भी याद हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्यसभा है उच्च सदन है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अपर हाउस या लोअर हाउस, ठीक है। तो जो हमारा ये है राज्यसभा को अपर हाउस हम कहते हैं, उच्च मतलब पहले। तो ऑब्वियस है कि 80 पहले आ रहा तो 80 मतलब पहले होगा। तो यहाँ पे संसद सबसे पहले हेड है तो 79 में आ गई, उसके बाद 80 में क्या आ गई, राज्यसभा आ गई। निम्न सदन या जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, वो हमारा 81 में आ गया। तो राज्य संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80, लोकसभा का गठन 81। अब आता है यहाँ पे 100, आर्टिकल जो 100 है, यहाँ पे अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं ना उनको पावर नहीं होता है कि आप क्या कर सको, बोल सको। लेकिन क्या होता है कि जब वो अध्यक्ष, होता क्या है कि जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा था तो वहाँ पे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्ष ही करेंगे। राज्यसभा की जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो क्या करते हैं कि अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि किसी भी बिल पे लोगों का मत लिया जा रहा है तो उसमें राज्यसभा का है कि हाँ मेरा भी मत यही है। अब क्या हुआ कि ड्रा हो गया मैच, यानी कि दोनों दोनों के बराबर वोटिंग्स आ गए। मतलब इसके पक्ष में भी बराबर है, उसके विपक्ष में भी बराबर वोटिंग्स आ गए। तो उस टाइम पे अब लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना मत दे सकते हैं कि इधर देंगे या इधर देंगे, क्योंकि बराबर है। अभी जब बराबर की स्थिति आएगी तब देंगे, अदरवाइज उनको पास वो पावर नहीं होती। तो यही बताया गया है कि जो अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती है वो आर्टिकल 100 के तहत होती है। 105 का मतलब क्या यहाँ पे कि जो वहाँ पे हमारा 105 आर्टिकल है, ये कहता है संसद के विशेषाधिकार की बात करता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस आर्टिकल नोट करिए कि 105 क्या कहता है, संसद जो पार्लियामेंट है उसके विशेषाधिकार की बात करता है। संसद में मैंने बताया ना कि कौन कौन से आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहा, लोकसभा आ रहा, राज्यसभा आ रहा। अब राज्यसभा के अंदर कई सारे मंत्रिपरिषद आ रही, लोकसभा के अंदर आ रही, उसको ये यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे पावर है। तो विशेषाधिकार की पावर जो है वो 105 के तहत है। 108 में क्या बात की गई है, संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति का मैंने बताया था, 108 इमरजेंसी वाला है। ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है कि जब भी मतलब मामला बन नहीं रहा तो 108 में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संयुक्त बैठक को मतलब राज्यसभा लोकसभा की इकट्ठा बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय, और वहाँ पे अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब ये बुलाते हैं, लेकिन खैर सेंटर हमारे यहाँ पे पावरफुल है ही, और वही होता भी है। संयुक्त बैठक बुलाने का भी ज़्यादा कुछ मतलब अब क्या ही कहें कि क्या होता है इसमें। समझ सकते हैं आप लोग कि एक तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या ज़्यादा, राज्यसभा की बेचारों की 245 तक ही जाती है। संयुक्त बैठक बुलाते भी हो आप, संयुक्त बैठक में यदि 50% से ज़्यादा वोटिंग आ रहे हैं किसी विधेयक पे तो आप उसे पारित कर देते हो। अब क्या बताइए, लोकसभा के आ रहे हैं, राज्यसभा के ये आ रहे हैं, तो फिर वो खैर
देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि 108 के तहत क्या है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। 110 आपका बात करता है संसद में ही आएगा। धन विधेयक की बात करेगा 112। 110 क्या बात करेगा, धन विधेयक की। 112 आर्टिकल क्या बात करेगा, बजट की बात करता है। और 116 आर्टिकल जो है लेखानुदान की बात करता है। 117 आर्टिकल वित्त विधेयक की बात करता है। अभी वार्षिक वित्तीय अधिवेशन या वित्तीय जो आकलन है वो आने वाला, दैट मीन्स बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो 1 फरवरी को आपका बजट भी पास होगा यहाँ पे, उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो अभी से याद रखिए, जो धन विधेयक है कब आता है, 110 में आता है। सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक को लोकसभा के पास ही पावर होती है कि उसे लागू कर सकता है। राज्यसभा के पास बस एक फॉर्मेलिटी के तहत भेजेगा, तुम्हें देना है तो 14 दिन के अंदर जो भी सलाह मशवरा देना चाहते हो दे दो, लौटा दो शांति से। नहीं देना तो भी हम 14 दिन के बाद मान लेंगे कि पारित हो चुका है राज्यसभा से, तो लोकसभा से पारित हो जाएगा। धन विधेयक में आप कह सकते हो कि पूरा पूरा पावर लोकसभा के पास ही है। उसके बाद आता है 112 बजट, जो अभी पेश होने वाला है। 116 आता है लेखानुदान की बात की जाती है। और 117 में वित्त विधेयक की बात की जाती है। बजट 112, धन विधेयक 110, 116 में क्या आता है, लेखानुदान, 117 में क्या आता है, वित्त विधेयक। बहुत ज़्यादा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 10 बार इसे बोल रही हूँ, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इसके आगे की, यदि हम देखें 2-4 और हैं, इसको नोट कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कौन कौन से आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके आर्टिकल आने वाले हैं यहाँ पे जो 124 है। यहाँ पे क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की जाएगी। 131 जो है, 131 में क्या बात की जाएगी, मूल आरंभिक अधिकार। और 137 न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। और 143 वही चाहे राष्ट्रपति मिले के चाहे सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये बात की गई सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आते हैं महान्यायवादी जी। महान्यायवादी जी की यदि हम बात करें तो जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनके बारे में आर्टिकल 76 महान्यायवादी के पद की तो बात कर ही ली गई है। 148 आता है, ये बात करता है कैग के पद की बात करता है। देखो अलग अलग है दोनों, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल है तो ये एजी जो हैं और सीएजी जो हैं वो थोड़ा सा इनका काम अलग अलग है। तो 76 के तहत कौन आ रहे हैं, आपके महान्यायवादी आ रहे हैं। और 148 के तहत किनके पद की बात की जा रही है, कैग के। हमारे देश के जो कैग है उनकी बात की जा रही है। कहाँ पे, 148 पे। इसको नोट करिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग यदि पढ़ रहे हैं, पेपरों का एनालिसिस करते होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो बखूबी आप इनसे रूबरू होंगे कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसलिए हमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। तो एक काम करिए, जैसे ही मैं बताती जा रही हूँ, एक शॉर्ट नोट्स में उसको चिपका लीजिए कहीं पे भी अपने सामने। उठते बैठते सोते जागते देखते रहा करिए कि भाई पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल थे। तो आप देखेंगे कि अच्छा 79, 80, 81, 80, 100, 105, 108, 110, 112, 106, 16, 117। तो इस तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। फिर लगेगा कि अच्छा इनमें है क्या चीज़, तो कभी आपको माइंड में कि अच्छा 117 में क्या था। तो फिर यदि भूल भी जा रहा तो आप सामने पहले नहीं देखिएगा, बाद में याद करने, पहले याद करने की कोशिश करिएगा। जब याद ना हो तो अच्छा वित्त विधेयक की बात की जा रही थी 117 में, 110 में धन विधेयक, बजट कब आ रहा था, 122-12 में आ रहा था। इस तरीके से आप पूरे आर्टिकल रट जाएंगे। और ये बेहद 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 जरूरी है आपके लिए पढ़ना। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो मैं होमवर्क दी हूँ उससे आज आपको बताना ही बताना, वरना पिटाई हो जाएगी, ठीक है। पिटाई तो खैर क्या ही होगी, बट आपको बताना है। अब मिलते हैं हम लोग, इसका एक पार्ट मैं और बनाऊंगी। जब आर्टिकल आप कर ही रहे हैं तो जितने भी अभी और कुछ ज़रूरी हैं उनको कर ही लेते हैं साथ के साथ। तो एक पार्ट और आएगा इसका, या 2 भी हो सकता है, देखिए कितना होता है। लेकिन इसको मैं कवर करा के ही अब छोड़ूंगी, जितने भी आर्टिकल हैं हमारे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर जो आज पढ़ाई हूँ उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल पूछूंगी, तो इसको पढ़ना बस नहीं, रट के आना।